हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना गुरविंदर एसएससीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हाफ जो पार्ट पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन से संबंधित था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है, इसके पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा बेंडिंग ऑफ ए पेंसिल और पेन इन वाटर। आपने देखा होगा वाटर के अंदर पेंसिल या पेन डालने पर वो बैंड हो जाती है। बैंड होती नहीं है एक्चुअल में, वो ऐसी दिखाई देती है। वो किसकी वजह से देती है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से दिखाई देती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। When bending of light or the thickness of a coin increased in water surface। वाटर यानी एक कॉइन को अगर वाटर के अंदर रखा जाएगा तो वो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है। तो ये एग्जांपल किसके हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन राइट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम then it bends towards the normal। जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, राइट। एंड लाइट रेज, एंड सेकंड केस क्या होगा? एंड लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम denser to rare medium denser से रेयर मीडियम जाएगी, then it bends away from the normal। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और जब डेंसर टू रियर मीडियम में ट्रांस जाएगी उस केस में ये नॉर्मल से दूर हटेगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट इन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड नाउ व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम? ठीक है, डेंसर मीडियम का मीनिंग होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास जैसे सॉलिड बहुत ज्यादा डेंसर होता है, उससे कम जो लिक्विड होता है वो डेंसर होता है, और सबसे कम कौन सा होता है? गैसेज होती हैं। डेंसर मीडियम का मतलब घना, जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं। तो जैसे डेंसर मीडियम क्या हो जाएगा? ए मीडियम इसकी डेफिनेशन भी इन विच पार्टिकल्स ऑफ और एटम्स particles of medium are situated very closely with each other। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ में बहुत ही पास में रहेंगे, दैट इज डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या हो जाएगा? ए मीडियम इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर सिचुएटेड at a distance with each other is known as rare medium।
तो रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर में होते हैं और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स पास पास में होते हैं। एक सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी स्ट्रीट में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस केस में क्या होगा, या फिर बहुत कम भीड़ है, उस केस में क्या होगा, बहुत कम क्राउड है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जब बहुत कम क्राउड है उस स्ट्रीट में तो हम तुरंत इस शोर से उस किनारे तक पहुंच जाएंगे उस स्ट्रीट के। बट अगर बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड है, उस केस में क्या होगा, हमें टाइम लगेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डेंसर मीडियम है यानी क्राउड वाला केस है, और रेयर मीडियम यानी जहां पर क्राउड नहीं है। तो क्राउड में से अगर हम पास करेंगे तो हमें टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। तो यानी अगर लाइट रेज भी डेंसर मीडियम में जाएंगी तो लाइट रेज को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, और टाइम यानी स्पीड कम हो जाएगी, एक टाइप से टाइम ज्यादा स्पीड कम होगी। और सेकंड, अगर रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट फास्टली मूव करेगी, बहुत तेजी से मूव करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब हम ये भी जानते हैं कि जो वैक्यूम में वेलोसिटी होती है, वैक्यूम में कह दो, एयर में कह दो, इसकी वेलोसिटी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो रेयर मीडियम यानी जिसके पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगे, और डेंसर मीडियम यानी जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होंगे, दैट इज डेंसर मीडियम। अब इसमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। अब ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें हम लाइट रेज को पहले रेयर टू डेंसर मीडियम पास करेंगे, रेयर मीडियम को हम एयर लेंगे और डेंसर मीडियम को हम ग्लास लेंगे। ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट है, करवाया भी जाता है, किसी दिन मौका मिला आपको करवाएंगे ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट को समझने के लिए। ठीक, जैसे सबसे पहले इसका जो सेटअप है वो देखिए। ग्लास स्लैब का मतलब एक थिकनेस, कुछ भी थिकनेस की एक ग्लास स्लैब ली हमने, उसको एक पेपर शीट पर, व्हाइट पेपर शीट पर हमने रख दिया। एक टेबल है, उसके ऊपर व्हाइट पेपर शीट रखी और उसके ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दी। तो ग्लास स्लैब की बाउंड्री को हमने ड्रॉ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ग्लास स्लैब रखी हुई है और हमने उसकी बाउंड्री को उसके चारों तरफ से पेंसिल से ऐसे बाउंड्री बनाई, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का नेम दे देते हैं ABCD। देखिए ये रेक्टेंगल नहीं कह सकते हम, ये एक 3D यानी क्यूबॉइड बनाएगा, तो समथिंग इस टाइप से। ये ग्लास स्लैब होगी। अब देखिए ग्लास स्लैब हमने ड्रॉ कर दी, इसके बाद में ये तो 3D में, अगर आप इसका डायग्राम पेंसिल से साइड में पेंसिल चलाकर बनाते हो तो 2D बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, ग्लास स्लैब तो ऐसी होगी, बट ये रेक्टेंगुलर दिखाई देगी जब आप इसकी कॉर्नर से या किनारों से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब तो क्यूबॉइड टाइप की। इज इट क्लियर? चलिए हम इससे अब आपको क्या करना है, यहां पर एक इंक्लाइंड लाइन, कुछ भी एंगल पर आपको इंक्लाइंड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, इंक्लाइंड होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री सरफेस पर एंगल नहीं करना, इंक्लाइंड होनी चाहिए कुछ भी एंगल। ठीक है, ये एंगल, और ये हो गया नॉर्मल ऑन दी सरफेस ऑफ दी ग्लास स्लैब, इसको M N नेम, एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, ये N को इधर रिप्रेजेंट करें, N, और ये कौन सी रे होगी, जैसे इसको नेम लिखिए P और O, PQ। ठीक है, तो ये रे होगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो PQ जो रे है, PQ इज इंसिडेंट रे, PQ इज इंसिडेंट रे, Q is the point of coincidence, Q is the point of
इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये नॉर्मल वगैरह अभी ड्रॉ नहीं करने, आपको एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर दो ऐसे पिन लगानी है, आइडेंटिकल पिन लगानी है, यहाँ पर और यहाँ पर, कहीं पे भी लगा दो आप, लेकिन इस लाइन पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी नॉर्मल वगैरह हम बाद में काम करेंगे। ये लाइन और इस पे टू आइडेंटिकल पिन और यहाँ पर ग्लास स्लैब। अब हम इधर से देखेंगे, इधर से देखने पर क्या होगा, यूं जैसे ऐसे ग्लास स्लैब यूं पड़ी है और हम इधर से देख रहे हैं, उस साइड में हमने पिन लगा रखी है, आइडेंटिकल पिन, कलरफुल पिन लगा दी। जब हमने इधर से देखा तो क्या होगा, इधर से देखने पर हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे भी ऑल पिन लगाना चाह रहे हैं। और ऑल पिन कैसे लगाएंगे कि ये जो टू ऑल पिन है ये भी स्ट्रेट लाइन में हो और ये जो टू लगा रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में हो जाए, यानी ये चारों ही किसमें हो जाए, स्ट्रेट लाइन में। अब आप कहोगे कि सर इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ रहेगा, लेकिन आप जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हो तो हल्का सा इधर आएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा, तो आपने जैसे ही एक्सपेरिमेंट किया, मान लिया तो आपका इस लाइन पर क्या आ गई, इस लाइन पर ये ऑल पिन लग गई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले ऑल पिन लगानी है, ऑल पिन को हटाकर जो पॉइंट रहेंगे उससे ज्वाइन करते हुए स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनानी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जैसे ये पॉइंट हो गया हमारे पास में O पॉइंट और ये R, तो O और Q को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। O एंड Q को जब ज्वाइन किया, ये इस टाइप से हो जाएगा, O एंड Q ज्वाइन कर। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल R, ये एंगल कौन सा होगा। अब आपको क्या करना है, ग्लास स्लैब को हटा देना है और ग्लास स्लैब को हटाने के बाद में यहाँ पर भी एक नॉर्मल 90 डिग्री इस पॉइंट पर और यहाँ पे भी एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है, नॉर्मल यानी 90 डिग्री, M डैश एंड डैश, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, डैश डैश करके इस लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, ये वाली लाइन, ठीक है। इतना समझो। अब यहाँ पर ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिस वन इज द refracted ray, is it clear? And this one is the emergent, ये कौन सी रे, emergent ray। तो इनका नेम राइट कर देते हैं। जो QO है, QO is refracted ray and OR is emergent रे। डेफिनेशन राइट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल R, द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, रिफ्लेक्शन नहीं है इस केस में, रिफ्रैक्शन, the angle between normal and refracted ray is known as angle of refraction. And third one, E, the angle between normal and emergent ray, यानी जो बाहर ग्लास स्लैब से बाद में बाहर जाएगी, that is emergent ray, that is, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इमर्जेंट रे को OR से, OR इज जो आउट हो रही है और E इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो चलिए इसको आप ध्यान से समझते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया,
उसके बाद में हमने ग्लास स्लैब को हटाया और यहाँ पर नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में एंगल ई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसके लिए, इस सरफेस के लिए ए बी पर, जब ग्लास से एयर में जाएगी। यहाँ पर 2 टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। 1 टाइम जो एयर है वो कैसा मीडियम क्रिएट करेगी, एयर है तो रेयर मीडियम क्रिएट करेगी। ये कैसा मीडियम, रेयर मीडियम, इज इट क्लियर। और ये कैसा मीडियम है, ग्लास स्लैब, क्योंकि इसके पार्टिकल पास में होंगे, डेंसर मीडियम। और ये कैसा, ये अगेन रेयर मीडियम। तो 2 टाइम यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास स्लैब। हम देख पा रहे हैं कि 2 टाइम हो रहा है। फर्स्ट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, सेकंड डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधे ने जाकर ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इज इट क्लियर। एट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम टू डेंसर टू रेयर मीडियम, और लाइट रेज जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, ये सीधे ने जाकर नॉर्मल से दूर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ दी लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट। अब जो इंसिडेंट रे थी उसको हमने आगे की तरफ डैश डैश से, जैसा कि आपको दिखाया गया है, डैश डैश से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये हमेशा पैरेलल रहेगी। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे remains parallel each other, ये दोनों पैरेलल रहेगी। सो that the perpendicular distance between both ray is known as the perpendicular distance between both ray is known as lateral displacement। इसको क्या कहते हैं, lateral displacement, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज, ये स्लाइटली इससे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी जो इंसिडेंट रे थी उससे ये थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइम क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट है, अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सभी की डेफिनेशन राइट करते जाएं। इंसिडेंट रे कौन सी होगी, नॉर्मल क्या होगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सभी की डेफिनेशन आ जाएगी। सिंपली अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, ठीक है। देखिए लॉज, फर्स्ट लॉ है वही सेम रहेगा। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal all lies in the same plane, ये कहां पर होते हैं, सेम प्लेन पर होंगे। सेकेंड लो क्या है, फॉर ए particular color of light, 7 कलर से बनी है। अब particular color of light and same two media, the ratio of sine of
angle of incidence, sine of angle of incident to the sine of angle of refraction remains constant. इसका मीनिंग क्या है? इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये टू मीडिया अगर सेम रहता है उस केस में ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस वन इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? म्यू इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड सेकंड लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। इसे क्या कहा जाता है? ये जो सेकंड लॉ है इट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टर रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंड सेकंड, फॉर ए पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। देखिए जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है सनलाइट, लेकिन हम पर्टिकुलर कलर ले रहे हैं, यानी या तो व्हाइट लाइट लेंगे, कलर इसमें चेंज नहीं करना, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड सेम टू मीडिया को ऑब्जर्व करके, एक सेम टाइप की लाइट की और टू मीडिया को ऑब्जर्व करने, चाहे कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, कितना भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आए, लेकिन इनका जो रेशियो है साइन आई अपॉन में साइन आर, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फॉर टू द रेशियो of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction remains constant and it is known as refractive index, and mu is equal to sine I upon sine r is remains constant, and this law is known as Snell's law। इसे क्या कहा जाता है? Snell's law कहा जाता है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर मेन जो पॉइंट आ रहा है ना, that is refractive index। अब refractive index की टू टाइप से डेफिनेशन बन सकती है। फर्स्ट तो sin of the angle I to the sin of the angle R is known as refractive index, and second यानी refractive index के टू फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका sin I upon sin R, and second होता है C upon V। C is the velocity or speed of light in air or vacuum, and V is the speed of light in medium। V is the speed of light in medium। तो यहाँ से कई बार क्या होता है, ऐसा गिवन होता है, तो हम म्यू 1 2 का मीनिंग क्या समझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ first medium with respect to second medium। refractive index of first medium with respect to second medium, that is known as mu 1 2। और इसका मीनिंग क्या? लाइट रेज 1 से 2 मीडियम, इसको जैसे ये 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। अच्छा 2 से 1 में जाएगी, ये 2 मान लिया, ये 1, 2 से 1 में जाएगी तो 1 2 लिखा जाएगा, और 1 से 2 में जाएगी तो 2 1 लिखा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ द लाइट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसके अलावा हम जो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है इसमें हम लेंस साइज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप से जुड़ते रहें और मोटिवेट, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आई होप आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।